मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में अध्याय संख्या 2 के बारे में नर युग्मोद्भिद की संरचना व विकास के बारे में बात की थी। एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर पीछे वाले क्लास की बात याद दिला दूं कि हमने उसमें सबसे पहले परागकोश की संरचना को पढ़ा था। परागकोश की संरचना की बात करूं तो परागकोश की जब उसका अनुप्रस्थ काटा जाए तो दो स्पष्ट क्षेत्र दिखाई देते हैं। बाहर की ओर का जो क्षेत्र है वो बाह्य परत के रूप में हम जाने थे, और अंदर की ओर का जो क्षेत्र है वो अंतस्थ त्वचा या अधस्थ त्वचा का रूप लिया था हमने। फिर जब हमने अधस्थ त्वचा की जो कोशिकाएं थी वो आपस में क्या होती है, संयोजित होती है, ग्रुप बनाती है और अपना प्रतिनिधित्व करते हुए एक सेल को क्या करती है, बाहर की ओर प्रमोट करती है। और उस सेल को सारी कोशिकाएं होती है वो अपना पोषण प्रदान करती है, जिससे वो आकाश में ऑब्जर्वली क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और उस सेल का नाम हमने रखा था परपसु कोशिका। परसुतक कोशिका भी कहते हैं, लेकिन परपसु कोशिका बताया था हमने। और परपसु कोशिका में क्या होता है, परिणति विभाजन होता है। एजे समसूत्री विभाजन होता है परिणति, और परिणति विभाजन के द्वारा क्या बनती है, उस परपसु कोशिका की दो सेलें बनती है। जो आउटर सेल थी यानी बाहर की ओर की जो सेल थी उसका नाम हमने दिया था प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो इनर लेयर थी या फिर मैं कह दूं इनर की ओर जो सेल थी उसका नाम हमने दिया था प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्लियर है। सबसे पहले हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में बात की थी कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती है, परागकोश की, किसकी कह रहा हूं मैं, परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है। परागकोश की भित्ति अगर बाहर से अंदर की ओर बात करूं तो सबसे पहली जो परत होती है वो होती है बाह्य परत। सेकंड बात करूं तो वो होती है अंतःस्थियम, अंतःस्थियम। थर्ड की बात करूं तो वो होती है मध्य स्तर, और फोर्थ की बात करूं तो वो होता है टेपिटम। इन चारों के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। ये एक लेयरी परत होती है, ये इनके बीच में धसी हुई परत होती है, इसके मध्य में क्या पाया जाता है, मध्य स्तर होती है जो 2 से 3 लेयरों में रहता है, और इसमें क्या होता है भाई, अल्फा सेल्यूलोज होता है। ये आपको चीजें मैंने बता रखी है। टेपिटम ये क्या होती है कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है इसके बाहर की ओर का आवरण बना के रखती है, उसको चारों ओर से आवृत करके रखती है, वो क्या होती है, टेपिटम। और इसका फंक्शन जो होता है वो होता है कि परागकण को पोषण प्रदान करना। क्या होता है, परागकण को पोषण प्रदान करना। अब टेपिटम की बात की थी तो टेपिटम भी कितने प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी अमीबीय टेपिटम। इसका अगर फंक्शन पूछे तो जनरली जो होता है वो परागकण को पोषण प्रदान करना होता है। दूसरी जो बात की थी वो थी आपकी, मैं कह दूं स्रावी टेपिटम या फिर ग्रंथिल टेपिटम, दोनों एक ही चीज है, ग्रंथिल या फिर स्रावी। इसकी अगर बात करूं तो ये क्या करता था, परागकणों की बाह्य चोल, आउटर लेयर की, अभी अपन परागकण की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी हम फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं कि परागकणों का निर्माण कैसा हो रहा है। फिर अपन बात करेंगे परागकण की संरचना की, तो परागकण की बाह्य परत का या फिर बाह्य चोल का, बाह्य कैविटी जो होती है उसका क्या किया जाता है, इसके द्वारा निर्माण किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये निर्माण किस प्रकार होता है। तो होता क्या है कि जो बाह्य चोल के निर्माण के लिए सबसे पहले ग्रंथिल टेपिटम के द्वारा वस्य युक्त पदार्थ को एब्जॉर्ब या इकट्ठा किया जाता है, और ये वस्य युक्त पदार्थ जो होता है
ये क्या कहलाता है, इकट्ठा होकर एक गोलाकार संरचना बनाता है और उस गोलाकार संरचना को हम कहते हैं प्रोयूबिस काई। क्या कहा जाता है, प्रोयूबिस काई। और जब इस प्रोयूबिस काई में स्पोरोपोलेनिन नामक एक पदार्थ, केमिकल कंटेंट होता है, ये जब ये उसमें इकट्ठा होने लगता है तो ये प्रोयूबिस काई किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूबिस काई में कन्वर्ट होता है। और यूबिस काई इस अवस्था में क्या बनाता है भाई, पराग कण की बाह्य चोल का निर्माण करता है, बाह्य चोल का निर्माण करता है। ये बात थी टेपिटम को लेकर। फिर टेपिटम से नीचे की ओर बात करूं तो वो आ जाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में क्या हुआ था, हमने बात की थी कि या तो वो सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। और अगर सीधे कन्वर्ट नहीं होती है तो वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है और अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए फिर वो किस में कन्वर्ट होती है, लघु बीजाणु मदर सेल में कन्वर्ट होती है या मात्र कोशिका में बदल जाती है। क्लियर है। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जैसे ही ये बदलती है तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनते भाई, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो क्या होते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या इनमें क्या होती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, यानी मैं कह दूं हैप्लॉइड हो जाते हैं डिप्लॉइड से। क्लियर है। जब प्रत्येक लघु बीजाणु से 4 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं तो ये चारों लघु बीजाणु प्रारंभिक अवस्था में जब ये निर्मित होते हैं, उस अवस्था की बात करता हूं, ये आपस में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये होते हैं कैलोज नामक। अब पूछेगा आपसे कि कैलोज क्या होती है, तो कैलोज एक प्रकार की शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा। तो ये किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, चारों के चारों की बात कर रहा हूं, आपस में कैलोज नामक शर्करा से जुड़े होते हैं प्रारंभिक अवस्था में। अभी तक मैंने पराग कण नाम नहीं लिया, क्या नाम लिया है, लघु बीजाणु कहा है मैंने। और ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, कैलोज से जुड़े होते हैं। ये कैलोज प्रारंभिक अवस्था में से इनसे जुड़ा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि टेपिटम के द्वारा ही एक कैलेज एंजाइम स्रावित होता है। और ये कैलेज एंजाइम क्या करता है, कैलोज को विघटित करता है या फिर विघटन करना शुरू कर देता है, जिसके कारण कैलोज की जो परत होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। और टूटने के कारण ये चारों जो लघु बीजाणु थे, ये चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और ये स्वतंत्र लघु बीजाणु है, इन्हीं को ही हमने क्या नाम दिया भाई, इन स्वतंत्र लघु बीजाणुओं को ही हमने क्या कहा, पराग कण का। क्या कहा, पराग कण। ये बातें हम कर चुके हैं। फिर चतुष्क जो बना था, यानी चारों आपस में जिसके द्वारा जुड़े हुए थे, वो क्या कहा था, चतुष्क था। अब चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया था कि चतुष्क मुख्यतः जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के होते हैं। उनकी भी बातें मैं एक बार आपके साथ रिपीट कर दूं, उसके बाद मैं आगे की हेडिंग के साथ बात करूंगा। चतुष्क की बात करूं तो चतुष्क भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पूछ ले कौन कौन से होते हैं चतुष्क, तो पहला जो चतुष्क है वो क्या है भाई, आपका चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय चतुष्क। सेकंड जो है वो कौन सा है, समपार्श्वीय भी कहते हैं और समद्विपार्श्वीय भी कहते हैं, एक ही चीज है, समद्विपार्श्व चतुष्क। तीसरे की बात करूं तो तीसरा है क्रोशित चतुष्क। और चौथे की बात करूं तो टी आकारी के और पांचवे की बात करूं तो कौन सा था अपना, रेखिक चतुष्क। ये बातें हम अभी तक कर चुके हैं। चारों कोनों में अगर लघु बीजाणु व्यवस्थित हो तो वो चतुष्फलकीय,
दो समान पार्श्वीय भागों में उपस्थित हो तो समद्विपार्श्वीय, एक दूसरे को क्रोशित करते हुए हो तो वो क्या कहलाता है, क्रोशित। और टी शेप में दो ऊपर इस भाग से और एक नीचे की ओर अगर दो रहे तो टी आकारी की और रेखिक में तो एक स्ट्रेट पोजीशन में जो रहता है लघु बीजाणु। कल मैंने डायग्राम के साथ भी बात की, एग्जाम्पल के साथ भी बात की। आगे मैं जो बात करता हूं, अब कुछ बातें लिखने के बाद अपन एक नई हेडिंग की ओर अग्रसर होंगे। तो देखिएगा, लास्ट चतुष्क तक बात हुई थी मुझे जहां तक याद है। तो मैंने पहले भी बता रखा है लेकिन मैंने ये चीज लिखवाई नहीं है आपको। आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः लघु बीजाणु प्रारंभ में कैलोज नामक परत के द्वारा आपस में संयोजित रहते हैं। जिस समय चतुष्क होता है उस समय की बात कर रहा हूं। प्रारंभिक अवस्था में तो क्या होता भाई कि लघु बीजाणु होते हैं, वो कैलोज नामक एक परत होती है, उसके द्वारा आपस में क्या रहते हैं, संयोजित रहते हैं या जुड़े रहते हैं। लेकिन परिपक्व अवस्था में टेपिटम के द्वारा कैलेज नामक स्रावित एंजाइम के कारण बिखर जाते हैं। ये जनरली फंक्शन देखने को मिलता है कि सामान्य तौर पर क्या होता है, लघु बीजाणु प्रारंभ में तो क्या करते हैं, कैलोज नामक परत के द्वारा क्या आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन जब स्टेबल पोजीशन आती है इनकी तो वो क्या करते हैं, टेपिटम के द्वारा स्रावित एक प्रकार का कैलेज एंजाइम होता है और उस एंजाइम के कारण, इस एंजाइम की विशेषता होती है कि ये कैलोज को क्या करता है, विघटित करता है। और इसके कारण क्या होता है भाई, ये आपस में चतुष्क जो होता है वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। आगे जो बात करता हूं वो लिखिएगा, जब ये चतुष्क से बिखर जाते हैं तो ये किस पोजीशन को ले लेते हैं कि चारों के चारों एक गोलाकार पोजीशन में आ जाते हैं। और जब ये स्टेज आती है, जब ये चतुष्क से अलग हो जाते हैं तो ये गोलाकार जो अवस्था होती है इसी को ही अपन क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। चतुष्क से अलग होकर लघु बीजाणु चतुष्क से अलग होकर लघु बीजाणु गोलाकार अवस्था में आ जाते हैं, जिन्हें परागकण कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, परागकण कहा
जाता है। अभी तक मैंने परागकण वर्ड यूज नहीं लिया था, क्या लिया था, लघु बीजाणु वर्ड यूज लिया था, लेकिन अब इसमें क्या नाम आ गया, परागकण। चतुष्क में जब तक होता है वहां तक की बात करें तो वो क्या होते हैं भाई, लघु बीजाणु होते हैं। लेकिन जब वो अलग हो जाते हैं, और अलग किस हिसाब से होते हैं ये भी बात हमने आपके साथ की है, और ये क्या कहलाता है भाई, परागकण कहलाता है। लेकिन अब कुछ नोट के रूप में अपने साथ बातें आएगी, तो आप पहला नोट लिख सकते हैं, लिखिएगा कि कुछ पादपों में कुछ पादपों में कुछ पादपों में परागकण, वैसे परिभाषा भी बनाई जा सकती है, संयुक्त परागकण। पूछ ले आपसे कि संयुक्त परागकण किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछ ले आपसे, तो लिख सकते हैं अपन, कुछ पादपों में परागकण आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब कैलोजन का स्राव होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। या तो उनमें कैलोजन का स्राव होता नहीं होगा, आपस में जुड़े रहते हैं, यानी मैं कह सकता हूं चतुष्क के रूप में। किसके रूप में, जरूरी नहीं है कि चतुष्क हो, लेकिन होते हैं चतुष्क के रूप में। कुछ पादपों में परागकण आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे परागकणों को क्या कहते हैं, कंपाउंड पोलन, संयुक्त परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, संयुक्त परागकण कहा जाता है। अगर आपसे बात करें एग्जाम्पल को लेकर, तो एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं। अगर अपन से एग्जाम्पल की बात करें तो अपन डोरसेरा टाइफा बात करूं तो देखो, एग्जाम्पल उदाहरण में लिख सकते हैं, ट्रिप्टोसोजिया सीजिया भी लिखा हुआ होता है। इसके अलावा अगर बात करूं डोरसेरा या ड्रोसेरा, जो भी होता है, तीसरे की बात करूं तो टाइफा, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ तीन, क्रिप्टोसोजिया, ड्रोसेरा और टाइफा की बात की है। कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या कर रहा है, वर्ड क्या आ गया, संयुक्त परागकण। और संयुक्त क्या होते हैं, एक से अधिक आपस में जुड़े होते हैं, तो वो क्या संयुक्त कहलाते हैं। अब वो चतुष्क में ही होंगे जुड़े हुए, क्योंकि चतुष्कों के प्रकार हम पीछे पढ़ चुके हैं, नॉर्मल चीज है। संयुक्त परागकण किसे कहते हैं और किन में किस प्रकार का पाया जाता है। एक दूसरी बात आती है पोलिनियम, एक बात आती है पोलिनियम, या हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है परागपिंड। और ये किस में देखने को मिलता है भाई, पोलिनियम जो होता है वो मिलता है अपने को आंख में देखने को, मंदार भी कहते हैं आंख को। पोलिनियम, क्या बात कर रहा हूं मैं, पोलिनियम, या फिर मैं कह दूं परागपिंड। क्या बात कर रहे हैं अपन, पोलिनियम या फिर बात करूं परागपिंड। तो होता है कि कुछ पादपों में लघु बीजाणुधानी में
पादपों में लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु या परागकण आपस में संयोजित होकर कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, संरचना का विकास करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं भाई? पराग पिंड, या फिर मैं कह दूं पोलिनियम। क्या कहलाता है भाई? परागपिंड या फिर पोलिनियम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो उदाहरण में देखो, मस्ट जो होता है वो होता है आपके फर्स्ट आंख, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा की बात कर रहा हूं, इसको मंदार भी कहते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात करूं तो आर्किड होता है, यूफॉर्बिएसी कुल के ये होते हैं सदस्य। फैमिली पढ़ी है हमने बहुत डिटेल से। आर्किड, ये दोनों इसके काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं। देखो आपने देखा होगा कि आंख में इस प्रकार की कुछ विशेष संरचनाएं आपने ये इस प्रकार की कुछ विशेष संरचनाएं होती है जिसमें यहाँ पर ये बीज व्यवस्थित होते हैं, सॉरी परागकण व्यवस्थित होते हैं इनके। ये आग की बात कर रहा हूं, आपने हरा हरा एक ऐसा कुछ संरचनाएं देखी होगी, इसको अपन क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण। एक से अधिक परागकण है, आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है एक विशेष प्रकार की, इसको क्या कहते हैं? पराग पिंड। क्या कहते हैं? पराग पिंड। और ये किस में बात कर रहा हूं मैं? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी आंख की कर रहा हूं। क्लियर है? मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। हम बात किसकी कर रहे थे? पोलिनियम को लेकर कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।